चैप्टर का आगाज करेंगे तो फिर यही आपको एल्गोरिथम और प्रेमिका आपका आएगा कि प्रमेय क्या है। तो फिर आप एल्गोरिथम को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ये समझिए कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, यानी एक सीरीज ऐसा होगा जो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होगा, जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है, यानी उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। यानी एल्गोरिथम आप जानते हैं, जैसे बोलता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम, आप कोई शॉर्ट वीडियोज़ या फिर कोई लॉन्ग वीडियोज़ डालते हैं तो यूट्यूब आपके एल्गोरिथम को अगर समझ जाए कि आप किस कैटेगरी के वीडियोस डालना या देखना पसंद करते हैं, आपने कभी रील्स स्क्रॉल किया होगा तो रील्स, आप जिस कैटेगरी के रील्स आप देखना पसंद करते हैं, आपके मतलब कि उस स्क्रॉल करने पर सिर्फ बार बार वही रील्स रिपीट होता होगा। तो फिर वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, उसी चीज़ को रिलेट करके देखिए आप कि सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। कोई बड़ा फंडा नहीं है ये। यानी अब ये प्रेमिका यानी लेमा किसको कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी ये आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पढ़ना है क्लास 10th में, तो इसीलिए आपको प्रेमिका को जानना है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड किया गया है, तो और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्लास 9th में हम लोग सर्वांग क्षमता पढ़ करके आए हैं। सर्वांग क्षमता यानी हम सर्वांग क्षमता की एक कसौटी को आपको बता दें, RHS यानी राइट हैंड साइड वाला जो रूल्स पढ़ करके आए हैं, या फिर हम लोग SS सर्वांग क्षमता पढ़े हैं, भुजा सर्वांग क्षमता पढ़े हैं। इसी सर्वांग क्षमता का यूज करके हम लोग समरूपता को प्रूफ करेंगे। तो ये सर्वांग क्षमता जो है, ये एक मान लेते हैं एक थ्योरम है, एक थ्योरम यानी प्रेमिका है। उसी प्रेमिका का यूज करके हम लोग क्लास 10th में एक नया थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो वही है प्रेमिका, क्या है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं हम लोग। बस यही बात आपको समझना है, ज़्यादा इसमें आपका क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको हम इंट्रोड्यूस करा दिए। अब जो आपको पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होता क्या है। ये देखिए कि आपका दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक होगा आपके पास, चाहे वो ए होगा और बी होगा। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q विद्यमान होगा जिसमें A बराबर BQ प्लस R, और जहां R जो होगा वो 0 के बराबर होगा, या फिर R जो होगा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। समझ नहीं आया तो समझाते हैं आपको, बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। तो ये क्या कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ कहता है कि ध्यान से देखिएगा, आपको हम 1 मिनट में समझा देते हैं कि मान लेते हैं आप मान लेते हैं 20 को डिवाइड करते हैं किससे, 105 से, यानी आप 20 को 105 से डिवाइड करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको मानिए जो बड़ा है उसको A मानिए, बिल्कुल, और जो छोटा है उसको आप B मानिए, बिल्कुल B मानिए। A और B निकल गया आपको। अब इसका पहाड़ा पड़िएगा तो 20 5 100, तो 100 आएगा, बिल्कुल 100 आएगा। तो डिवाइड में बचा कितना, 5। देखिए 5 जो है हमेशा 5 जो है छोटा है ना 20 से, यानी 20 से हमेशा ये छोटा होगा। हो सकता था शेषफल 19 हो जाए, 18 हो जाए, 17 हो जाए, 16, इस तरीके से करते करते 0 हो जाए, लेकिन शेषफल माइनस में नहीं होगा, ना ही 21 होगा, यानी 20 से बड़ा नहीं होगा। शेषफल हमेशा 20 से छोटा होगा। तो यानी आपको समझ में आ गया। तो ये आपका Q हो गया और ये हो गया R। तो यूक्लिड साहब क्या बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। यदि हम इसी चीज को लिखे कि 105 इज इक्वल्स टू 20 गुना 5 100, तो 20 गुना 5 100, और R का मान कितना आया, 5। अब देखिए B के स्थान पर 20 है, बिल्कुल B के स्थान पर 20 है। अब देखिए Q के स्थान पर 5 है, Q के स्थान पर 5 है। अब देखिए R के स्थान पर 5 है, R के स्थान पर 5 है। इस फॉर्मेट में लिखना ही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करना है। तो हम लोग इसी मदद से SCF को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो हम लोग SCF को ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग समझते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, यानी आप प्रश्न संख्या 1 देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पहला 1 नंबर क्वेश्चन कि आप देखिए दोनों संख्याओं में से कौन बड़ा है। बड़ा जो है वो 225 है। तो आप मान लीजिए कि माना
ए बराबर जो बड़ा होगा उसको आप मान लेना है 225 और बी बराबर क्या कर लेना है आपको 135। तो 135 तो आपको लिख लेना है, चूंकि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इतना लिखना है आपको। इतना लिखने के बाद अब देखिए, इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जहां आर जहां आर जो होगा वो जीरो के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। ये बात आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सा जो एचसीएफ आप जिस तरीके से ज्ञात करते हैं उसी तरीके से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, देखिए ध्यान से। आप क्या कीजिएगा, इसी 225 को आप जिस मेथड से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, डिवीजन मेथड से, साइड में उसको उस तरीके से कर लीजिएगा। पहला स्टेप में आप क्या किए, 135 को अगर 2 बार चलते हैं तो 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार चलना है आपको। तो आप 135 को एक ही बार चले तो कितना बचा, रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, आपका 12 में से 3 गया 9, यानी 90 बचा। तो पहले स्टेप को आप लिख लीजिए कि आपका बड़ा कौन है, जो बीच में रहेगा वो आपका, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका आर हो गया है। तो बिल्कुल ए बराबर 225, तो ए के सामने 225 लिखिए आप, 225। बी का मान कितना है आपका, बी का मान 135 है, तो 135 लिखिए, लिखिए 135। क्यू के स्थान पर गुना लिखिए, क्यू के स्थान पर क्या लिखिए 1, एक बार चले हैं तो 1 लिखिए। और शेषफल कितना बचा आपका 90। जैसे ही शेषफल 90 बचा तो आप क्या करते हैं कि एचसीएफ जब निकालते हैं तो शेषफल 0 जब तक नहीं आता है तब तक आप चलते हैं, तब तक उसको आप डिवाइड करते हुए चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है कि आर डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी शेषफल 0 नहीं है। तो फिर क्या लिखिएगा, या फिर पुनः, पुनः लिख करके क्या कीजिएगा, पुनः, या फिर आप या ही लिखिए, सबसे बेहतर होगा कि या। अब क्या कीजिए, इस 90 को आप क्या करते हैं, आप क्या करिएगा, फिर से आप चलिएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। तो 135 को आप उतारते हैं, फिर से आप दिमाग लगाते हैं कि 90 का पारा कितना बार पढ़ने से 135 पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो बोलिएगा कि एक बार पढ़ने से तो 90 आता है, 2 बार 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार पढ़ना है मेरे लिए, तो एक ही बार पढ़ सकते हैं हम। तो 90 उतारिएगा और कितना बचेगा, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया तो 4 बचा, तो 45 बचा। इस केस में आपका ए हो गया 135। तो आप लिख दीजिए 135 बराबर क्या हो गया, ये आपका जो बीच में रहेगा वो 135 आपका ए बन गया। तो जो जिससे डिवाइड किए हैं वो आपका क्या हो गया, बी हो गया 90। और जो आपका भागफल है वो आपका क्यू होता है, तो क्यू क्या हो गया 1। और जो बचा है वो शेषफल होता है, वो आपका 45 है। फिर से शेषफल जो है, फिर से आर 0 नहीं आया, तो आप फिर लिखिएगा कि आर डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर या करके फिर आगे बढ़िएगा। अब क्या कीजिएगा, इसी 45 से आप, इसी 45 को हम उतार लेते हैं यहाँ पे, इसी 45 को फिर आप इस तरीके से 90 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 90 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में चलेगा, ये 2 बार में। तो अब जो है, अब जाकर के शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आने का मतलब है कि आपका एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ 45 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, फिर इसी तरीके से आप लिखिएगा कि आप यहाँ पे आपका जो ये है आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर। तो आप लिख दीजिए कि ए बराबर कितना है 90, तो 90 लिखिए। आपका बी कितना आ गया, बी आपका क्या आ गया 45। कितना बार चले हैं, 2 बार, तो 2 बार लिख दीजिए यहाँ पे। प्लस प्लस जो बचा हुआ है वो शेषफल है 0, तो लिखिएगा चूंकि आर बराबर 0 इसलिए एच सी एफ इज इक्वल्स टू, आप किससे कटा है, देखिए सबसे पहले 90 किससे कटा है, 45 से कटा है, तो यहाँ पे 45 आंसर लिख दीजिए। यानी आपका इस तरीके से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको बिल्कुल आसानी से आप अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फिर बोलेंगे माना, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि माना जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या लिख देंगे हम लोग ए बराबर 382 20, यानी इतना आ गया। बी बराबर आपका कितना आ गया 196, 196 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन
प्रेमिका से। अब क्या कीजिए, इसको ध्यान से देखिए। अब आप लिखिएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिखिएगा कि जहाँ जहाँ आर सॉरी जहाँ जो आर है वो आर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। ये बात आपको लिख देना है, अपने दिमाग में अच्छे से उतार डालना है कि ये लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर उतार लिए। अब आपको क्या करना है, उसी चीज़ को आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो जो छोटा रहता है उसको बाहर और जो बड़ा रहता है उससे हम उसको मतलब कि डिवाइड करेंगे। तो 38/22 0 है। अब इसको आप पहाड़ा चलिए। अब देखिए, दिमाग लगाइए कि यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट है। अगर 196 200 के करीब है, अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 400 आ जाएगा लगभग, तो होगा नहीं, तो हम एक ही बार चलना पड़ेगा। तो 196 को एक ही बार चलेंगे, बिल्कुल। अब आप देखिए कि 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और ये अब कितना गया, 12 में से 6 गया 6, तो 17 में से 9 गया तो 8, इसी तरीके से 2 में से 1 गया तो 1, 186 हुआ। अब आप क्या 2 उतरेगा फिर से, बिल्कुल उतरेगा। ये 1800 यानी समथिंग 1800 बन गया, और यहाँ पे आपका है 200। तो 200 को कितना बार पढ़िएगा कि 1800 के करीब आएगा? तो आप बोलिएगा कि सर 9 बार। तो 9 बार पढ़िए, आप 9 बार पढ़िएगा तो आपका 1800 के समथिंग आएगा। तो 9 6 54 का 4, 5 9 में 81 और 5 86 का 6, हासिल कितना रह गया आपके पास 5। तो 9 एकम 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 5 आपका हो जाएगा 14। तो कितना बच गया आपका, 12 में से 4 गया, 12 में से देख लीजिए एक बार, 6 में 54 का 4 हासिल 5, 9 में 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 और 8 कितना हो जाता है 17 हो जाता है, सॉरी यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका 17 हो जाएगा। तो 1764 आया, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा। फिर यहाँ बचा कितना, एक उधार दे दिए तो बचा 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 गया तो 9 बचा। फिर यहाँ पे खत्म, ये भी खत्म। तो कितना आ गया 98, ऊपर से 0 उतर गया। अब देखिए, आप 200 है, ये समथिंग 200 है। 200 का पहाड़ा आप अगर मान लेते हैं 4 बार पढ़ते हैं तो 800 आएगा, लेकिन 200 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो आपको 1000 के करीब मिलेगा, और ये भी 1000 के करीब है। तो एक बार मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, इस तरीके से चेक करके कि 5 बार पढ़ने पर कितना आता है। तो 6 5 33 का 0 हासिल 3, 9 5 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, तो 980 पूरापूरी आ गया। तो यानी 980 पूरापूरी आ गया, तो आपका कट गया, ये 0 आ गया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखने पर यह पता चलता है कि ये एक ही स्टेप में कट गया है, यानी हमको दूसरा स्टेप नहीं लेना पड़ा, यानी हम दूसरी बार इसको हम लोग नहीं किए, एक ही स्टेप में कट गया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो यूज करेंगे तो एक ही स्टेप में दिखा देंगे इसको। तो कितना 382 20 है, यहाँ पे 382 20 लिखिए, बिल्कुल। और बी की जगह पर ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर, आर मतलब 0 है, ये 0 है। तो आप लिखिए यहाँ पे 382 20 बराबर जो है 196, 196 मल्टीप्लाई बाय कितना है 19। तो ये सॉरी यहाँ पे 95 होगा ना, 5 से मल्टीप्लाई किए 195 प्लस आपका कितना आ गया 0। तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि एचसीएफ किसको देंगे? अरे भाई, आप 196 से डिवाइड किए हैं तब ना 0 आया है। तो एचसीएफ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि r बराबर 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर आपका जिससे आप डिवाइड किए थे जो बी है वही आपका एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। 196 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको चलना है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, और अगर कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा स्लोगन है कि आवर कंटेंट योर इंटेंट सक्सेस 100%। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। वो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि बोलता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। अगर हम मानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो उसके शेषफल में शायद कि 1 आएगा, या फिर उसके शेषफल में 3 आएगा, या फिर उसके शेषफल में 5 आएगा। इसके अलावा उसके शेषफल में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। कब? जब कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और विषम मतलब जो 2 से ना कटे। तो ऐसा नंबर अगर हम दिमाग में रखते हैं कि 7 एक ऐसा नंबर है जो 2 से नहीं कटेगा, यानी ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरीके से 9 ले लेते हैं, इसी तरीके से 11 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। तो आप ले सकते हैं इस तरीके से। तो इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, देखिए 6 से डिवाइड करते हैं 7 को, क्योंकि यहाँ पे 6 क्यों बोला है ना, ये जो 6 है, ये जो 6 है ये आपका बी है। तो यहाँ पे हम लोग बी को लिखते हैं,
और यहाँ पे हम लोग बी को लिखते हैं, यहाँ पे ए को, ए आपका 7 है मान लेते हैं, यहाँ पे ए 7, इसको भी ए मान के चलिए, इसको भी ए मान के चलिए। तो आप देखिए ध्यान से कि एक बार चलेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 7 बराबर 6 गुना 1, 6 गुना 1 प्लस 1, यानी ए बराबर आया ना आपका बी क्यू प्लस आर। तो आर हम 1 हुआ, बिल्कुल 1 आया। तो इसी तरीके से आपका ये 6Q प्लस 1 आया था, ये 6Q लिख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है समझने के लिए। देखिए 6Q प्लस 1 आया। इसी तरीके से अगर आप 9 को अगर डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6 बचेगा कितना, 3। तो देखिए आप 9 को अगर डिवाइड किए तो कितना आया, 6Q, जो बचा है शेषफल 3 बचा है। इसी तरीके से अगर आप 11 को डिवाइड करते हैं, 11 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 6 दूना 12, एक ही बार में लेना है हम इसको, तो 5 बचेगा शेषफल। तो यानी आप देखिए इसमें भी कितना आया, 6Q प्लस 5, यानी शेषफल आप देखिए शेषफल से पता कर सकते हैं। 5 आया तो 6Q प्लस 5, अगर शेषफल 3 आया तो 6Q प्लस 3, यदि शेषफल 1 आया है तो 6Q प्लस 1। यानी इस रूप में आपको देखने को मिलता है। अगर रेंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं आपके दिमाग में ख्याल आया कि 123 को कीजिए, तो सर 123 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 दूना 12, बिल्कुल 12 आया, कट गया, उतरा शेषफल 3 उतरा, 3 उतरा तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। लेकिन अगर शेषफल फिर से 3 आया, यानी हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर लेंगे तो उसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल में 3 बचेगा, या हमेशा शेषफल में 5 बचेगा, या हमेशा शेषफल में 1 बचेगा। ये बात आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए कि यदि किसी भी संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो उसको उसके शेषफल में हमेशा क्या होगा, 1 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 5 होगा। कब, जब वो धनात्मक विषम पूर्णांक हो तब। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, जो हम लोग जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से बनाएंगे। जो आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हमने कोशिश किया आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे करके समझाने का। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसको तो अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, रट्टा मार लिया, चले गया बोर्ड में, दिमाग से उतरा, खत्म कहानी। तो आपको कहानी नहीं खत्म करना है, आपको कहानी लिख करके आना है, इतिहास लिखना है, आपको हिस्ट्री लिखना है। किसी कहानी को सुनाना नहीं है, आपको किसी कहानी का पात्र बनना है, किसी कहानी का कैरेक्टर बन करके दुनिया के सामने आपको प्रस्तुत होना है। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, ये जो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। अभी हम लोग धनात्मक पूर्णांक मान करके चलेंगे, विषम पूर्णांक नहीं मानेंगे। विषम पूर्णांक आपको अपने से लिखा मतलब निकल जाएगा। धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से, ये बात आपको लिखना है। ये बात लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। ये बात आप लिखने के बाद क्या कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, और या फिर बी से छोटा होगा। ये बात आपको लिख लेना है। ये बात आपको लिखने के बाद आपको अब क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए कि b बराबर, यदि b बराबर 6, यहां पे 6Q लिखा हुआ, तो b बराबर 6 लेने पर b बराबर 6 लेने पर क्या हो जाएगा कि a बराबर 6Q प्लस आर हो जाएगा। अब जो है जहां r का मान क्या होगा, तो जहां r का मान हमेशा ये जो b है यानी 6 है, 6 से कम होगा। 6 से कम होगा मतलब 5 होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा तो 4 हो जाएगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। 1 2 3 4 5 तक जा सकते हैं। यहाँ पे 6 है, तो इसलिए आपका ये ध्यान से देखिए, आपका 0 1 2 3 4 5 ये आपका r का मान हो सकता है। बिल्कुल। अब आप क्या कीजिएगा, तो क्या करेंगे, तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6Q प्लस 0, यदि r बराबर 0 हो जाए, यदि r बराबर 0 हो तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 6Q।
ए बराबर 6q, ये क्या हो गया आपका, ये आपका सम हो गया, सम संख्या के रूप में आया। बिल्कुल ये सम धनात्मक पूर्णांक आपका 6q होगा। बिल्कुल यदि फिर हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इसको, अच्छा इसको ऐसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता है। कैसे, ध्यान से देखिए, यदि r बराबर 0 हो, r बराबर 0 हो तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q, a बराबर 6q जो कि सम संख्या है। बिल्कुल ये सम धनात्मक पूर्णांक होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी धनात्मक क्या लिखना है, ये सम लिख करके आप छोड़ दीजिए। a बराबर 6q आ गया आपका। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो यदि r बराबर 1 हो जाए, यदि r बराबर 1 2 3 4 5 का प्रयोग करें, के प्रयोग करने पर लिख दीजिए यहाँ पे, तो a बराबर क्या निकलेगा आपका 6q प्लस 1 आएगा। a बराबर आपका आ सकता है 6q प्लस 2 आएगा, या आपका a बराबर आ सकता है 6q प्लस 3 आएगा, a बराबर आपका आ सकता है 6q प्लस 4 आएगा, या a बराबर आपका आ सकता है 6q प्लस 5। यही आ सकता है। a बराबर 6q प्लस 6 नहीं हो सकता, क्योंकि b का मान हमेशा r से छोटा होता है। r जो होगा हमेशा, सॉरी, r का मान b से हमेशा छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपका विषम हो गया, ये आपका विषम हो गया, ये फिर 2 आ गया तो आपका फिर से सम हो गया। बिल्कुल ये फिर आपका विषम हो गया, तो फिर ये आपका सम हो गया। 4 आया तो फिर 5 आ गया, तो ये आपका विषम हो गया। यानी आप क्या समझ सकते हैं कि 0 यहाँ पे शेषफल अगर 0 आया है तो 6q बचा, 6q सम संख्या के रूप में आया आपका, सम धनात्मक पूर्णांक के रूप में 6q प्लस 1 तो आपका विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में आया, 6q प्लस 2 यानी शेषफल 2 बचा है तो सम धनात्मक पूर्णांक के रूप में आया, यहाँ पे 3 बचा तो विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में आया, यहाँ पे 4 बचा है तो सम धनात्मक पूर्णांक के रूप में आया, यहाँ पे 5 बचा है तो विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में आया। इतना ही सारा चीज़ आपको करना था और अतः करके आपको लिख देना चाहिए, लिख देना है कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो क्वेश्चन में है वही बात लिख दीजिए। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम कहाँ कहाँ है, आप देखिए विषम यहाँ है, विषम यहाँ है और विषम यहाँ है। तो आप लिखिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है कि 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस यानी 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में होंगे। हैंस प्रूव्ड कर दीजिए, ये हैंस प्रूव्ड, ये आपका क्वेश्चन बन गया। इतना ही आपको क्वेश्चन में करना था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मान लेते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी आपको क्या करना है कि मान लेते हैं 616 सदस्यों का क्या था, एक सेना का यानी आर्मी का टुकड़ी है। ये सेना, सॉरी सानी लिख दिया, यहाँ पे सेना होगा यहाँ पे 616 सेनाओं का एक टीम है, यहाँ पे टुकड़ी है और 32 क्या है 32 ये जो बैंड आर्मी होता है, जो परेड में अक्सर बैंड आर्मी आप देखते हैं, ये दोनों आपको बराबर स्तंभ यानी कॉलम में होना चाहिए। अगर कभी भी बराबर स्तंभ या कॉलम में आ जाए तो समझ जाइए आप ऐसे क्वेश्चन को बनाया है, यानी एचसीएफ निकालने के लिए आपको कहता है। बिल्कुल जैसे मान लेते हैं आपको, अगर हम बोले कि आपके क्लास में 20 बच्चियां हैं यानी 20 लड़कियां यानी बच्चियां हैं, छात्राएं जिसको हम लोग बोलते हैं, और 12 आपके क्लास में क्या है बच्चे यानी लड़के हैं। और हम क्या करें, प्रेयर के समय में प्रार्थना जब होता है या प्रेयर होता है स्कूल में, तो हम अगर बोले कि सबको बराबर स्तंभ यानी बराबर कॉलम में खड़ा होना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर अधिकतम बोल दे जब, तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। बराबर एचसीएफ निकालेंगे तो बराबर स्तंभ आपका बराबर कॉलम यानी बराबर लाइन में आपका निकल जाएगा कि एक लाइन में कितना सारा बच्चा होना चाहिए तो फिर आपको आराम से ये निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए एचसीएफ निकालना है।
तो आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन है डिलीट हो गया, रुकिए, ये आपको ध्यान से समझिए कि सबसे अधिक कौन है और सबसे कम कौन है। आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। माना, माना आपका बड़ा जो है ए बराबर 616 लिख लीजिए, और बी बराबर क्या लिख लीजिए 32, 32। फिर लिखिए यूक्लिड, लिखिए ऐसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रेमिका से। अब आप यूक्लिड विभाजन पढ़ लिए हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आप जानते हैं, जहां आर का मान जो होता है, आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और बी से छोटा होता है, ये बात आपको मालूम है। अब आप क्या कीजिए, इसी को आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो यूक्लिड विभाजन का एचसीएफ निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसको डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए और उसके बाद यूक्लिड में ला करके सेट कर दीजिए अच्छे से। तो आप इसको अगर मान लेते हैं पहरा पढ़ते हैं 32 का, तो 2 बार पढ़िएगा तो 64 होगा, 64, तो बिल्कुल सर 64 होगा, तो 2 बचेगा, और यहाँ से एक उतरेगा तो डिवाइड लगेगा नहीं, डिवाइड लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा डिवाइड। तो आप क्या कीजिएगा, इसको फिर एक यहाँ पे 0 बैठा दीजिएगा बिल्कुल। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे डिवाइड लगेगा नहीं, तो फिर हम इसको इस 32 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यानी पहला स्टेप में हम क्या किए, यहाँ पे लिखेंगे कि 616 आपका ये क्या था, यहाँ पे इसको आप इरेज कर दीजिए, नाम क्या है, इसको आप ये कर दिए। ये क्या था आपका, ये आपका ए था, जो बड़ा रहता है वो ए, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो बी, और जो भागफल होता है वो क्यू, और जो शेषफल होता है वो आर। तो आपका ए बी क्यू आर सब मिल गया, तो आप ए के जगह में 616 बैठा दिए। बी का मान कितना है, बी का मान आपका 32 आ गया, और क्यू मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए। क्यू कितना है आपका 20 है आपके पास, 20, और आर आपका कितना, शेषफल कितना है 21, तो शेषफल आपका 21 हो गया, बिल्कुल शेषफल 21 हो गया। 21 से होगा शेषफल, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे 616 है और वहाँ पे हम 661 ले लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे मिसमैच हो गया है, तो यहाँ पे हमको फिर से ये बात लिखना होगा। तो 616 को हमको डिवाइड करना था 32 से, तो 32 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 64 आ जाएगा, तो एक ही बार चलना है हमको, तो एक ही बार चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, और 5 में से 3 गया 2 बचेगा 29, फिर 6 उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा, और डिवाइड चलेगा ये। तो यहाँ पे 30 है, 30 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240 के करीब, 9 बार पढ़ेंगे तो 9 बार में चल जाएगा। 9 बार में करते हैं इसको, तो 9 बार में 9 दिन 18 का 8 हासिल है, 1 9 27 और 1 28, बिल्कुल 288 आ गया। तो 16 कितना बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा, और यहाँ पे 8 में से 8 गया खत्म बचा, खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया। तो यानी हम कितना बोलेंगे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, और ये जो शेषफल बचा है ये आपका आर हो गया। तो पहला स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये मेंशन कर दीजिए 616 बराबर आप क्या कर लीजिए 32 मल्टीप्लाई बाय 19, यानी बी क्यू हो गया 32 गुना 19, और आर आपका नीचे है 8 शेषफल बचा। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि आर जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर या करते हुए चलिए, या करते हुए चलिए। अब इसी 8 को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरे स्टेप में जाएंगे। इसी 8 को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो 32 को डिवाइड करेंगे, तो 4 बार में ये कट जाएगा, 4 बार में 8 चौक 32 कट गया, ये पूरा पूरी कट गया, सॉरी पूरा पूरी कट गया। तो अब यहाँ पे आपका ये ए हो गया, ये आपका जिससे डिवाइड किया ये बी हो गया, जितना बार डिवाइड किए वो क्यू हो गया, और जो बचा है वो शेषफल आर, यानी कट्टम कोटा 0। यानी अब लिख दीजिए कि आपका ए बराबर 32 है, तो 32 लिखिए, बी बराबर कितना है आपका 8 है, 8 लिखिए, और क्यू बराबर कितना है 4 है, 4 लिखिए, और शेषफल 0 लिखिए कि चूंकि आर बराबर 0, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया, एचसीएफ बराबर 8 आंसर आ गया। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे 4 देखते हैं 4 ही लिख देते हैं, नहीं, ये गलती नहीं करना है आपको, यहाँ से देखना है 8, और यहाँ से देखना है कि स्टार्टिंग में बी लिखते हैं, जो स्टार्टिंग में वही मेरा आंसर है, एचसीएफ बराबर 8। तो आपको क्या बोला था यहाँ पे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, लिखोगे, लिखिएगा अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 होंगी। ये बात आप अच्छे से लिख लीजिए और
ये आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपका लगभग क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। देखिए मान लेते हैं कोई धनात्मक, क्या बोला है यहाँ पे कि प्रमेय का प्रयोग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं उसका वर्ग, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है 2, एक धनात्मक पूर्णांक है 3 और एक धनात्मक पूर्णांक है 4। ठीक है, ये सभी मेरा धनात्मक पूर्णांक है। इसका अगर वर्ग करें, हम वर्ग करते हैं इसका, 2 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करेंगे और 4 का वर्ग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम इसका कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा कि 2 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से 3 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, बिल्कुल 16 आएगा। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या हम इसको 3m+1 m या 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, यह आपको बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए आप ध्यान से कि लिख सकते हैं बिल्कुल। ये अगर 4 को आप 3 से भाग दीजिएगा, इस 4 को आप 3 से भाग दीजिएगा तो देखिएगा कि शेषफल बचेगा, तो यहाँ तो बचेगा 1, या तो शेषफल बचेगा 0। देखिएगा ध्यान से। तो हम अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो +1। तो ये आया ना, 3 गुना 1 प्लस 1 आया, यानी 3 गुना 1 3 और प्लस 1 4 आया। तो ये हो गया 3m+1 के रूप में आया बिल्कुल। इसी 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3, बिल्कुल +0 हो गया बिल्कुल। तो +0 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे है नहीं +0 लिखने की ज़रूरत। तो हम बोलेंगे कि 3 गुना 3, ये तो यहाँ पे 3 तो 3 है, और ये गुना 3 के बदले में हम m लिख देंगे। यहाँ पे गुना 1 के बदले में m लिख दिए, तो 3m+1 था तो आया, यहाँ पे 3m हो गया। ये 16 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय कितना, 5 बिल्कुल 5, और बच गया कितना, 1 बच गया आपका। तो अब देखिए ये 3 के लिए 3 लिखना है, और ये जो मल्टीप्लाई m है, ये गुना है m, ये गुना 5 है, तो इसके लिए हम m लिख देंगे और +1 आ गया। तो देखिए आप ध्यान से कि हो सकता है कि 3m+1 हो, या फिर 3m हो, या फिर 3m+1 हो, फिर हो सकता है कि 3m हो। तो यानी आप बोलिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1, यही 2 कैटेगरी में आपको दिखाना है, यही 2 कैटेगरी में होगा। बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। ये आप दिमाग को बढ़िया से दिमाग में ये बात रखिएगा। तो चलिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे कि लिखेंगे कि माना, पहले हम कलर वाइट कलर लेते हैं, लिखते हैं ध्यान से कि माना, अच्छे से लिख लेते हैं कि माना ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग प्रयोग करेंगे। तो a बराबर BQ प्लस R, और R का मान क्या होगा, वो R का मान जो होगा, सॉरी यहाँ पे ये जो R का मान होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। ये बात लिख दिए हम। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि B बराबर, यदि हम B बराबर, यहाँ पे बोला है कि 3m या 3m+1, तो हम B बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि a बराबर BQ प्लस, सॉरी, तो B का मान यहाँ पे 3 है तो BQ नहीं 3Q हो जाएगा, 3Q प्लस R हो जाएगा। अब देखिए R का मान क्या हो जाएगा, R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। R का मान क्या होगा, 0 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, 2 होगा। लेकिन B से छोटा, B तो यहाँ पे 3 है, तो 3 से छोटा क्या मतलब, 3 से छोटा 2 होगा, 1 होगा या 0 होगा, 3 हम नहीं ले सकते, तो यही मेरा R का मान होगा। तो अब हम बोलेंगे कि यदि R बराबर 0, 1, 2, ये समीकरण 1 लिख देते हैं, 1 को समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा रखिए इसको समीकरण 1 में। तो अब R बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3Q प्लस 0 हो जाएगा, तो यानी a बराबर 3Q हो जाएगा।
3 क्यू हो जाएगा। फिर या फिर हो जाएगा क्या, ए बराबर 3 क्यू + 1 हो जाएगा। बिल्कुल, ए बराबर हो जाएगा, या करके लिखिए 3 क्यू + 2 हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है तो बोला है कि इसका किसी पूर्णांक का जो वीकली विभाजन पूर्णांक का वर्क करने पर, तो अब इसको वर्क करना होगा आपको। तो आपको यहाँ पे आगे वर्क करके चलिए समीकरण, ये समीकरण आपका क्या कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए। तो समीकरण 2 से वर्क करने पर, क्या होता है देखिए ध्यान से, वर्क करने पर क्या होता है ध्यान से देखिए कि ए बराबर 3 क्यू है, तो ए बराबर 3 क्यू है, तो इधर भी वर्क करेंगे तो इधर भी हमको वर्क करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 तिया 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा और क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर होगा। इसको आपको किस में दिखाना है, 3m या फिर 3m+1। तो 9 को आप 3 बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये बच गया क्या, ये 3 क्यू स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए इसको 3 यहाँ पे लिख दीजिए, और ये जो मल्टीप्लाई 3 क्यू स्क्वायर है इसके लिए आप m लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए कि जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर m है, m एक धनात्मक पूर्णांक है। बिल्कुल, तो ये 3m ए का जो स्क्वायर किए तो आप 3m के रूप में आ गया आपका, बिल्कुल आ गया। तो फिर समीकरण 2 में चलिए, समीकरण 2 से आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर कीजिए, और 3 क्यू समीकरण 2 में क्या है कि समीकरण यहाँ पे हम लोग 2 किए थे, समीकरण 3 यहाँ पे होगा। समीकरण 3 में क्या है, 3 क्यू + 1 है, 3 क्यू + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब कि 3 क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आ गया आपका 3 क्यू × बी क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, 9 क्यू स्क्वायर, बिल्कुल सर, और ये 1, ये आपका कितना आ गया 3 तिया 3 दूना 6, 6 क्यू, बिल्कुल 6 क्यू आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 क्यू आ गया। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ए बराबर थोड़ा सा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू को एक तरफ ले लीजिए, 6 क्यू, और प्लस 1 को यहाँ पे ले लीजिए। अब आप देखिएगा ये दोनों में अगर कॉमन लीजिएगा, आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा यहाँ पे 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर बचा, बिल्कुल, और यहाँ पे कितना बचा, 3 बाहर चली गया तो 2 क्यू बचा, बिल्कुल, और प्लस 1 इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक इसको m मान लीजिए, तो 3m आ गया आपका, यहाँ से यहाँ तक इसको m मान लीजिए प्लस 1, तो ए स्क्वायर बराबर 3m+1 आया ना। और यहाँ पे लिख दीजिए कि जहाँ ये वाला हिस्सा लिख दीजिए कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, ये आप लिख दीजिए। ये आप लिखने के बाद आप उसको आगे कर सकते हैं। तो हम लोग समीकरण अब 4 को करेंगे, समीकरण 4 को क्या करेंगे, समीकरण 4 से कर सकते हैं। समीकरण 4 में क्या करेंगे, वर्क करने पर, तो ए बराबर क्या था 3 क्यू + 2 था, तो अब इसका भी वर्क करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्क कर दिए, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया आपका, प्लस 2ab, तो 2 है, ए का मान कितना है 3 क्यू और बी का मान कितना है 2, तो हम 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर चलेंगे, और 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यू आ गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस 9 क्यू स्क्वायर के पास 12 क्यू को ला सकते हैं, और यहाँ पे ये आपका 4 आ गया। ये हम कुछ नहीं किए, 9 क्यू स्क्वायर को लिखे, 12 क्यू को यहाँ पे लिख दिया और 4 को उधर लिख दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये 9 क्यू स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये 12 क्यू है, बिल्कुल 3+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान से पता ये चलता है कि यहाँ से 3 के पहाड़े में सब आता है, यानी 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, 3 अगर बाहर चली गया तो 4 क्यू बचा, बिल्कुल, और 3 अगर बाहर चली गया तो 1 बचा, और यहाँ पे 1 पे ऑलरेडी बचा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम m मान लेंगे, तो 3m+1 फिर से वही रूप आ गया। तो और यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ क्या है कि जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू + 1 बराबर m है, तो लिख देंगे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा था, आपको देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन बोला था कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m+1 और 3m और 3m+1 के रूप में होता है। तो लिख देंगे अतः धनात्मक
अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए ध्यान से, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होंगे। ये होंगे, आप इसको सिद्ध कर चुके हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, आप ये सिद्ध कर